Audio Jungle. Audio Jungle. Yeah. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज हमारा देश है ना बहुत ही ज्यादा डिविसिव पॉलिसीज में आ गया है एंड लाइक इट और नॉट एवरीवन इज टेकिंग साइड्स एंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एवरीवन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। हर किसी का अपना सोच है, हर किसी को आजादी है सोचने की, मगर उसमें भी ना जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी देखेंगे कुछ लोग हैं जो बहुत ही फैक्चुअली अपनी बात रख रहे हैं कि जो कंट्रोवर्सी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है एंड हमारे देश में तो आपको पता है कि बाहर के दुश्मनों से ज्यादा तो इंटरनल दुश्मन ही बड़े खुश हो जाते हैं। देश में कुछ भी हो तो समझ में ही नहीं आता है कि भाई क्या सही है क्या नहीं सही है। और ऐसे कंडीशन में मतलब हम देख रहे हैं कि कानपुर में भी दंगे कराए गए एंड वो दंगे जो थे वो प्लान्ड थे एंड I am saying it's my personal belief that Nupur Sharma has become a scapegoat in this because मतलब अगर उनका बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है अगर नुपुर शर्मा नहीं रहता था तो क्या होता था कानपुर दंगे के। तो जिन लोगों ने प्लानिंग ऑलरेडी कर लिया था तो वो लोगों ने सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन का तो बंदोबस्त जरूर किया होगा और वो लोग वेट कर रहे थे कि भाई कोई भी नॉन इश्यू को लेके हम इश्यू बनाएं। क्योंकि देखिए नुपुर शर्मा आई ऑफ कोर्स आई स्टैंड विथ हर बिकॉज मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत बोला क्योंकि whatever she said was already said by others. So from that point of view, I do say that where was she wrong? But yes, being a party spokesperson, that to national party spokesperson, I think restraint was needed because whatever she says becomes the party line. I know people are going to shout at me because of this, but yes, it is necessary to be sensible. Everything is not about war and everything is not about your personal ideas. And कुछ लोगों का मैंने जो पढ़ा है सेंसिबल लगा, बहुत फैक्चुअल रखे। उनमें से एक रणदीप सिसोदिया जी हैं, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे चैनल को जो फॉलो करते हैं वो लोग रणदीप सिसोदिया जी को जानते हैं। ही इज एन ऑथर। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पे किताब लिखा है एंड आप लोग उसको पढ़ सकते हैं एंड मीन्स एंड ही राइट्स वेरी सेंसिबली। उनका ही ट्वीट था, उन्होंने एक थ्रेड लिखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने आज उनको रिक्वेस्ट किया। नमस्कार रणदीप जी, वेलकम। नमस्कार ईशा जी। रणदीप जी, आप क्या कहना चाहते हो ये कंट्रोवर्सी पे? मैंने तो अपना व्यू रखा है, आपको क्या लगता है? तो ईशा जी, आई थिंक जो आपने कहा मैं आपसे टोटली सहमत हूँ कि जो नुपुर जी ने बोला वो कई और लोग भी बोल चुके हैं, बट एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन क्या उनको बोलना चाहिए था? आई थिंक ये अब मुद्दा है। जो उन्होंने बोला सही बोला कि नहीं बोला वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन आप अगर पार्टी एथिक्स की बात कीजिए तो वो बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए। तो एक तो ये मुद्दा था। अब इस मुद्दे पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जगन्नाथ जी का जो उन्होंने लिखा है स्वराज मैट में, और उसी पे मैंने फिर रिस्पांस में एक थ्रेड भी लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि मोदी जी को अपने पार्टी बेस और वोटर बेस से क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। किया होता तो ये नहीं होता। तो उसका जो मेरा रिस्पांस है विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट, जो कि न्यूज़पेपर्स में भी आया है और हमने और सोर्सेज से भी सुना है कि इट वाज अ क्लियर गाइडलाइन गिवन टू ऑल द पार्टी स्पोक्सपर्सन बीजेपी के कि आपको पता है 8 साल हो गए हैं, 8 साल पे एक वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कैंपेन चल रहा है, हम सबको मालूम है। 8 साल पे जो गवर्नमेंट की उपलब्धियां हैं वो उस पे बातचीत चल रही है, उस पे ये अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है और आगे क्या होने वाला है उस पे ये अवेयरनेस कैंपेन चल रहा था और क्लियर गाइडलाइन था कि इससे भटकना नहीं है किसी भी पार्टी स्पोक्स पर्सन। तो अब ये
बहुत क्लियर हो गया है कि इसमें एज फार एज पार्टी बेस का जो कम्युनिकेशन कंसर्न है बहुत क्लियर था। और इनफैक्ट दोनों को, नुपुर जी और नवीन जी को रिपीटेडली एडवाइजरी जा चुका था कि आप थोड़ा भटक रहे हैं। लेकिन फाइनली जब ये हो गया, जब एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया, तो फिर ये एक्शन लेना पड़ा पार्टी को। तो इस हिसाब से जैसे आपने बोला कि जब एज अ पार्टी पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजन में डेल्व करना, दैट इटसेल्फ प्रॉब्ली इज नॉट एक्सपेक्टेड। और दूसरा, जब इट गोज अगेंस्ट द गाइडलाइन ऑफ द पार्टी, देन इट बिकम्स फिर वो मैटर सीरियस हो जाता है, फिर वो संगीन हो जाता है, और फिर उस हिसाब से एक्शन लेना पड़ता है। तो वो एक्शन लिया गया, पार्टी ने लिया, और मेरे हिसाब से मैं आपसे सहमत हूँ कि बिल्कुल वो ठीक एक्शन था। Now, as far as जग्गी जी ने फिर और आगे लिखा कि वोटर बेस से कम्युनिकेशन करना चाहिए मोदी जी को, तो आई थिंक मुझे थोड़ा वो लगा कि ये थोड़ा सा हास्यास्पद है, इन द सेंस कि मुझे लगता है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई मोदी जी से अच्छा कोई कम्युनिकेटर नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल, इन टर्म्स ऑफ अलाइनिंग विद पीपल। तो मुझे वो लगता है कि थोड़ा उसमें अगर ऐसा कुछ होता, कम्युनिकेशन गैप होता, तो मोदी जी पहले तो 2014 में नहीं आते, और फिर 2019 में एक हायर मेजॉरिटी के साथ तो कभी भी नहीं आते। और जैसे अब चल रहा है उनका, मतलब इक्का दुक्का ये छोड़ दीजिए, बट जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो मुझे नहीं कोई डाउट लग रहा है कि 2024 में भी वो उससे भी बड़ी मेजॉरिटी से आएंगे। आप देखिएगा, जैसे मैंने ट्वीट में भी लिखा है कि ये मुद्दा एज पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो OIC है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट ऑलरेडी खत्म हो रहा है। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें ये सब जियोपॉलिटिक्स था। और ये जो था बेसिकली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे वर प्लेइंग टू द गैलरी। वहां क्या चल रहा है, वहां मुस्लिम लीडरशिप की होड़ लगी हुई है कि कौन सा देश मुस्लिम लीडर बनेगा, तो उसमें वो वन अपमैनशिप चल रहा है। तो और उसी के चलते हुए, उसी के संदर्भ में ये हुआ है। ऑब्वियसली इसमें जो हमारे जो फिब्रल्स हैं, जो फेक लिबरल्स हैं, जो मैं फिब्रल्स बोलता हूँ, उन्होंने अपना रोल अदा किया है। उन्होंने ये अवेयरनेस क्रिएट की, बाहर ट्वीट्स लिखे, मैसेज भेजे गए, और बहुत कुछ किया गया। हम जानते ही हैं वो सब कौन लोग हैं। तो उससे भी एक माहौल क्रिएट हुआ, उससे थोड़ा प्रेशर आया होगा OIC पे। और फिर एक जो छोटा सा कंट्री है कतार ने शुरू किया, और फिर वो उसको लेके सबने थोड़ा थोड़ा सा बोल दिया। बट लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो सब ट्वीट्स वापस जा रहे हैं, बिकॉज वापस ले रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिर जियोपॉलिटिक्स जब प्ले में आ जाता है, तो फिर दाल आटे का भाव सबको पता लगने लगता है कि at the end of the day it is about economic muscle, it is about practicality, it is about trade. जी, I want to ask you a question कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, जो हो हल्ला जो हो रहा है, वो ये हो रहा है कि इंडिया डर गया। ये स्टेटमेंट कहाँ तक ट्रू है कि इंडिया झुक गया एंड इंडिया डर गया? तो ये तो आप देखिए, ये तो जो ये इकोसिस्टम है, लेफ्ट इकोसिस्टम, अब उसको कुछ ना कुछ तो निकालना ही है। तो इंडिया डर गया, तो ऐसा क्या इंडिया ने कर दिया जो डर गया? इनफैक्ट उल्टा ट्वीट्स वापस कौन ले रहा है? अपने जो इंडिया के अगेंस्ट ट्वीट्स लिखे गए, वो तो सब OIC कंट्री धीरे धीरे वापस ले रहे हैं। और इंडिया ने ऐसा, अब देखिए, बोल देना कि इंडिया डर गया ये बहुत आसान है, बट कोई तथ्य रखिए, कोई फैक्ट रखिए, बताइए कि कैसे डर गया इंडिया, दिखाइए कि क्या इंडिया का नुकसान हुआ है। ये तो अब एक्चुअली क्या है कि ऑपोजिशन है या लेफ्ट इकोसिस्टम है, उनके पास कुछ तथ्य तो है नहीं, तो उनको कुछ भी चीज उठाना है। अब ये उनको एक मुद्दा मिल गया है, उनको लग रहा है कि इस मुद्दे को और बड़ा चढ़ा के, और इसको एटलीस्ट बाहर नहीं तो इंडिया के अंदर तो इसको ऐसे बड़ा चढ़ा के बोला जाए ताकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। लेकिन ये मुद्दा बनने वाला नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज वाइल ठीक है, उनको लगता है कि हम ऑयल पे डिपेंडेंट हैं मिडिल ईस्ट पे, बट एट द सेम टोकन, एट द सेम टाइम दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन फूड सप्लाईज फ्रॉम अस। और हमारे पास ऑयल के और ऑप्शंस भी हैं। अब जैसे रशिया है, वी नो दैट, एंड वी हैव वेरी गुड इक्वेशन विद रशिया।
तो अब इंडिया तो हर समय, आज की डेट में इंडिया विल ऑलवेज टेक अ स्टैंड कीपिंग इन व्यू इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। तो ठीक है, हमने बोला कि हम अपने इंपोर्ट्स ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं रशिया से, लेकिन अगर पुश कम्स टू शव, अगर हमारे को बायकॉट किया जाएगा तो फिर हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखते हुए अपने दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे, और वो हम निकालेंगे। तो ये अब ये स्थिति नहीं है ईशा जी जहां इंडिया किसी चीज में डरने वाला है। अब तो इंडिया रिस्पॉन्स करेगा और नेशनल इंटरेस्ट में और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत करेगा, और आप ये मान लीजिए कि इसमें इंडिया का रिस्पॉन्स जो भी होगा वो इंडिया की भलाई के लिए ही होगा। और ये जो सब घटनाक्रम हुआ है वो उसी के बिल्कुल उसी को मद्देनजर रखते हुए, वही पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये सब डिसीजन लिए गए हैं। तो ये अब लेफ्ट इकोसिस्टम जो है ये भी एक बैटल हार चुका है मेरे हिसाब से। I want to add one thing over here. मेरी पहचान के है, गल्फ में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि गल्फ में ना कभी कोई रीजन के लिए जैसे नॉट अप टू द स्टैंडर्ड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ये बीच बीच में इंडियन गुड्स शेल्फ से निकाला जाता है, और उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये अफवाह कौन फैला रहा है? अगर गल्फ में इतना ज्यादा खराब सिचुएशन नहीं है तो अफवाह कौन फैला रहा है? एंड मुझे ये भी देखा कि बहुत सारे न्यू अकाउंट्स जो कि अपने आप को अरब्स बता के वो वोटिंग ट्वीट्स कर रहे थे, तो ये भी क्या हमारे इंटरनल इकोसिस्टम का पार्ट है? हाँ रणदीप जी। तो एक्चुअली अब ये आप देखिए कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कौन फैला रहा है। ऑब्वियसली हमको मालूम है कि हमारा लेफ्ट इकोसिस्टम तो है ही है, जो कि एंटी मोदी होते होते एंटी इंडिया हो चुका है। तो ये तो है। देखिए कि इसमें कई और कारण भी हो सकते हैं। अब ये है कि जो है उन्होंने आड़े हाथों लिया है पिछले कुछ दिनों में यूएस को भी और यूरोप को भी। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि थोड़ा वो चुभा भी है उन लोगों को। और हमने सुना अभी थोड़े दिन पहले ही यूएस ने हमको हमारे कम्युनल रिकॉर्ड पे, कम्युनल आर्मी के रिकॉर्ड पे थोड़ा फिर ब्लिंकन ने कुछ बोला है। और ये हो सकता है क्योंकि ब्लिंकन जो और यूएस है उनके बहुत अच्छे टाइप्स हैं मिडल ईस्ट में, कतार के साथ और साउदी स्पेशली कतार के साथ। तो कतार इज लाइक देयर ओन स्टेट, इफ आई कैन से दैट। तो और वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू भी हुआ। तो हो सकता है कि इसमें कुछ बिहाइंड द सीन्स प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा हो। देखिए निशा जी, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स और फॉर एग्जांपल किसी भी स्फीयर में ये होता है कि कोई भी अगर नया पावर जब उभरने लगता है तो जो ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड पावर्स हैं वो कोशिश करते हैं उसको गिराने की, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपना वर्चस्व रखना है। तो आई थिंक ये वो थोड़ा सा खेल भी चल रहा है, ठीक है। और इसलिए क्या है कि यूएस जो है वो भी अपने जो मोल्स हैं इंडिया में डेफिनेटली उनको नर्चर कर रहा है। और ये हर कंट्री करती है, हम भी अपने जो है लॉयल्स है और कंट्री में हम भी नर्चर करते हैं, वो भी कर रहे होंगे। और उनको इंडिया में क्योंकि इतने हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्ट लाइन्स हैं इंडिया में आसानी से मिल जाते हैं। हमारे यहाँ मीर जाफर और जैक्सन बहुत हैं और बहुत आसानी से मिलते हैं। यूएस में शायद कम मिल जाएंगे पर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे आसानी से बैठे बैठे मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल ये सब चीजों को मिला के ये चल रहा है। अब आप देखिए, अब ट्विटर पे ही ले लीजिए, अब मैंने इवन इनफैक्ट अपने जो रिस्पॉन्स देखा उसमें भी लिखा है कि ये बहुत से जो सो कॉल्ड राइट विंग्स हैं, एक तो इनकी आइडेंटिटी क्या है नोबडी नोज। ये बॉट्स हैं कि मतलब सभी नहीं, कुछ जो हैं जो शायद अपना आइडेंटिटी पूरा नहीं शेयर करते हैं बट दे आर वेरी सेंसिबल और वो जेन्युइन है। लेकिन बहुत सारे हमको मालूम है
कि बॉट्स हैं। और इनफैक्ट इसी वजह से जो इलॉन मस्क की डील है जो ट्विटर के साथ शायद ना हो पाए, क्योंकि ये कंसर्न है कि बॉट्स की परसेंटेज शायद बहुत ज्यादा है। तो अब वो बॉट्स भी खेल खेल रहे हैं अपना। अब वो कौन चला रहा है उनको पीछे, दिस इज एनीबॉडीज गेस, तो हमने देखा है पीछे 2019 इलेक्शन से पहले ये कांग्रेस पार्टी के साथ कोई एसोसिएशंस थे जो डिजिटल के जो कुछ ऐसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, एंटी इंडिया या एंटी मोदी स्टफ। तो अब ये सब कुछ भी हो सकता है। तो हमें मालूम है कि ये भी चल रहा है, बॉट्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बट मैं बहुत हैरान हूँ हमारे बहुत सारे राइट विंग साथियों से कि, और ये मैंने एक्चुअली जो मैंने रिस्पॉन्स दिया थ्रेड में जगन्नाथ जी को, इनफैक्ट मैं सबसे पहले सरप्राइज्ड उनके आर्टिकल से भी बहुत हुआ, तभी मैंने रिस्पॉन्स दिया कि वो जब लिखते हैं वो टर्म कर देते हैं बीजेपी को एज अ हिंदू पार्टी, और वो बोलते हैं कि बीजेपी का गोल है हिंदू राष्ट्र। तो ये उनकी जो अजम्पशन है, ये मान लेना, ये बहुत ही गलत है। और मुझे पता नहीं कि शायद वो नूपुर के जो इंसिडेंट है उससे इतना भावुक हो गए कि अपने पे कंट्रोल नहीं या मतलब अपना संतुलन खो बैठे कि क्या हुआ। ये बिल्कुल भी सत्य से एकदम परे है। कहीं भी बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि वो हिंदू पार्टी है, और सेकेंडली कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं लिखा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इनफैक्ट अगर ऐसा हो जाए ईशा जी, तो फिर आप मुझे बताइए कि बीजेपी में और ओवैसी की पार्टी में क्या फर्क रह गया? वो मुस्लिम पार्टी है, हम हिंदू पार्टी है, तो यही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर ऐसा हो जाए तो इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो AMIM पार्टी है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती ओवैसी की, लेकिन वो कर रही है एग्जिस्ट। बट अगर आप देखिए तो इट इज नॉट इन द सेक्युलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्चुअली हैव अ रिलीजियस बेस्ड पार्टी, जैसे कि मुस्लिम लीग है, मुस्लिम फ्रंट है, या सदु ओवैसी का पार्टी है। तो ये तो एक्चुअली बिल्कुल ही गलत ख्याल है। और एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप देखिए कि राइट विंग्स बहुत सारे जो ट्विटर पे जो हैंडल्स हैं, जो ट्विटर वॉरियर्स मैं बोलता हूँ, वो भी ये मान रहे हैं, वो भी ये मान के चल रहे हैं। और यहीं पे वो जो क्लैश आ रहा है कि ये वैसे आप देखिए, आप इसमें देखिए डाइकोटमी देखिए कि एक तरफ जब हम बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट, तब तो सब हाथ खड़े करके कि हाँ हमारा भी नेशन फर्स्ट बिलीफ है। बट पहला ही इंस्टेंस जहाँ पे ये टेस्ट हो गया, वहां फेल कर गए। के लिए आज जो नूपुर शर्मा है वो प्रायोरिटी हो गए मोदी से। अब मोदी को आप वाइल नूपुर शर्मा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बट मोदी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जो मोदी इंडिया के इंटरेस्ट में डिसीजन ले Absolutely. आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके लिए इंडिया फर्स्ट हो गया। Absolutely, आप एकदम सही हैं। मैं एंड करने से पहले I just want to thank you and yeah, we do need sensible people to keep writing, because geopolitics अगर नहीं समझ में आ रहा है एंड आप अपने आप को ही अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप एक साइड से बोल रहे हैं कि कंट्री फर्स्ट एंड उसके बाद आप कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। That is not fair at all. तो एक चीज और मैंने ट्वीट में लिखा जो मेरे मन के बहुत करीब है ईशा जी, जो जगन्नाथ जी ने बोला कि हिंदू राष्ट्र गोल है, हमारा गोल हिंदू राष्ट्र नहीं है, पर हमारा गोल है जो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको पुनर्जागृत करना, वो हमारा गोल है, विच इज एन इंक्लूसिव गोल। उसमें जो भारत की सभी जो रहने वाले हैं, जो हिंदुस्तानी है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, उस सब में वो उनका हिस्सा है, वो हमारा गोल है। और वही गोल को चल के लेते हुए मोदी जी जो डिसीजन ले रहे हैं, आप देखिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया है। एग्जैक्टली एंड शायद ये शिलान्यास
आपके कनेक्शन में थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम है कि अपने इतिहास को, हाँ अभी अपने हाँ अपने जो इतिहास है उसको उजागर करने का वो एक प्रयास है। जी जी, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल कि ये शायद देख के हम लोगों को भी लेबल किया जाएगा कि हम सेक्युलर हो गए हैं। हम सेक्युलर वगैरह कुछ नहीं हुए हैं, हम अपने धर्म के इम्पोर्टेंस को जानते हैं, मगर यस उसके साथ साथ हम अपने देश की इम्पोर्टेंस को भी जानते हैं। हर बार कुछ हुआ एंड यू आर अप इन आर्म्स एंड यू स्टार्ट अब्यूजिंग द गवर्नमेंट। आपको सर ऊपर करके जीना जिसने सिखाया, आप उन्हीं के अगेंस्ट चले जाएंगे। हमारे देश का अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है नेशनल इंटीग्रेशन, हमारे देश को आगे ले जाना, हमारे देश को विश्व गुरु बनाना, पहले जो हमारा ग्लोरी था वो ग्लोरी को वापस लेके आना। एंड हम सबसे बड़ी बात, हम लोगों को सर ऊंचा करके जीने देना, जो कि हम लोगों का हो नहीं रहा था। बहुत सारी मैटर्स है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हम लोगों को समझ में भी नहीं आता, उतना हमारी स्टडी भी नहीं है। तो मुझे सिर्फ मेरे श्रोताओं को ये कहना है, नहीं मैं लिबरल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ लिबरल। मेरे को वो फिबरल्स जैसे रणदीप जी ने भी बोला, मैं फिबरल नहीं हूँ, रणदीप जी भी फिबरल नहीं है, मगर यस हम लोगों को लगता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन कोई भी चीज को ब्लो करना अच्छी बात नहीं है। एंड उसके लिए शायद आप लोग गाली भी देंगे हमको, मगर फिर भी किसी ना किसी को तो सच बोलना ही पड़ेगा, और किसी ना किसी को तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई नहीं, देश सर्वोपरि, उसको करके बताइए, सिर्फ वर्ड्स नहीं। देश को सबसे पहले रखिए, अपने से पहले भी। देश इंडिविजुअल से भी पहले आगे आता है, और हमारे देश के बहुत दुश्मन है जो हमारे देश को नीचे गिराने के लिए एकदम तात्पर्य रहते हैं। आप उनका एम्यूनिशन मत बन जाइए, सोचिए समझिए जानिए चीजों को, और उसके बाद रिएक्ट करिए। और हर बात पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर डिसीजन लेते हैं तो शांत होके वेट कीजिए ना, वेट कीजिए, वेट एंड वॉच क्या हो रहा है। पहले ही वर्डिक्ट लिख देना, पहले ही हो हल्ला करना, उसके बाद ट्वीट डिलीट कीजिए, उसके बाद अपने शब्द वापस लीजिए। एंड आई एम सरप्राइज्ड, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले भी इसमें आ जा रहे हैं। एंड इट्स आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। मतलब टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया जितना दोषी है, 2 दिन से तो मैं यूट्यूब पे भी मैंने देखना न्यूज छोड़ दिया है, क्योंकि भाई टीआरपी एंड फॉलोअर्स एंड यही सब जिंदगी नहीं रह गई है। हम भी एकदम साधारण मिडिल क्लास फैमिली के को बिलोंग करते हैं, एंड ये सारा गेम्स एंड ये सारा टीआरपी, इसके वजह से आप अपने देश का सत्यानाश मत कीजिए। इतना ही कह के मैं आज रोकूंगी। धन्यवाद रणदीप जी, फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे, एंड आई होप पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव ट्राइड टू से ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल राइट, नेक्स्ट टाइम के लिए नमस्कार।